गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डेली आप करंट अफेयर्स लिखिए और इसको पढ़िए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व बैंक से जुड़ा हुआ है। विश्व बैंक के हाल के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान किया गया है। विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर के कितने % रहने का अनुमान किया है, इससे प्रश्न बना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर पढ़िए और याद करिएगा। कितने %? ध्यान रखना है किसके लिए, वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर, तो 6.3% सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब 6.3%। आप ध्यान रखिएगा कि 6.6% से घटाकर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। रहने का अनुमान लगाया गया है, याद रख लीजिएगा। ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य आएगा। रहने का अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। भारत के आर्थिक वृद्धि दर से मतलब है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब है यहाँ पर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वृद्धि दर, इसी को भारत की आर्थिक वृद्धि या भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ये कहा जाता है। आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये याद रख लीजिएगा। विश्व बैंक के बारे में हम जानेंगे कि विश्व बैंक ने भारत के ग्रोथ रेट को कितना बताया है। कितना बताया है विश्व बैंक ने? 23-24 में भारत में खुदरा मुद्रा 6.100 से घटकर 5.2% रहने का भी अनुमान है। खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.6 से घटकर 5.2% होने का अनुमान है, ये भी याद रखिएगा। खुदरा महंगाई, इसी को बोलते हैं खुदरा महंगाई दर 6.6 से घटकर 5.2% रहने का अनुमान, 5.2% रहने का अनुमान है। तो खुदरा महंगाई दर भी ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने कहा है 6.6% से घटकर 5.2% रहेगा। देश का चालू खाता घाटा 2024 में 5.2 तक पहुंचने की अनुमान लगाई गई है। विश्व बैंक के बारे में हम देखते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में। विश्व बैंक स्थापना हुआ दिसंबर 1945। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 के तहत, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में था, उसी में विश्व बैंक को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ना। 3-4 संस्थाओं को मिलाकर इसका जो इसका मुख्यालय जो है ये है वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय है यूएसए में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में मुख्यालय है। विश्व बैंक के प्रमुख अभी डेविड माल्पास है। अगला प्रमुख जो होंगे ये हो जाएंगे अजय बंगा। विश्व बैंक के जो प्रमुख होंगे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक से जुड़े हुई बातें याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इंद्रमित गिल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। प्रमुख अर्थशास्त्री ना, प्रमुख
अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में, है ना, ये याद रखिएगा, इंद्रमीत गिल। तो विश्व बैंक से जुड़ी हुई सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। विश्व बैंक जो स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ ये रहेगा और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। भारत सरकार हर साल नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह का आयोजन करती है, कब? भारत सरकार हर साल नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब करती है? तो हर साल इसका जो आयोजन होता है ये होता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह, जो किसी भी तरीके से नेत्रहीनता जो के शिकार हो जाते हैं उनको उसमें जागरूकता फैलाने के लिए और नेत्रहीनता के कारणों को बताने और जागरूकता फैलाने के लिए इसका जो है आयोजन किया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नेत्रहीनता के कारणों तथा इसके लिए जागरूकता बढ़ाने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, यह दिवस मनाया जाता है कि लोगों को इसके कारणों के प्रति जागरूक किया जाए जिससे कि नेत्रहीनता को कम किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा, यही उद्देश्य हर साल मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच। भारत में नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण है, भारत में नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद का होना है। मोतियाबिंद है, यह ध्यान रखिएगा। और भारत में बच्चों में नेत्रहीनता का कारण विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की पूर्ति गाजर से, है ना, और हरी साग सब्जियों से, है ना, ये विटामिन ए की पूर्ति होती है। तो विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनाल है, जो एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो बच्चों में नेत्रहीनता की कमी विटामिन ए के कारणों से होती है। तो जो है नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसके लिए। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? नासा का एक मिशन है आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है नासा ने। नासा का जो है एक चंद्र मिशन है ना, चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए, है ना, आर्टेमिस 2 यह चंद्र मिशन है, चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए, मानव को भेजने के लिए मिशन है आर्टेमिस 2। और यह जो है 2024 में 10 दिनों का एक मिशन है। 2024 में 10 दिनों का मिशन 2024 में भेजा जाएगा। आर्टेमिस 1 2023 में, है ना, जबकि आर्टेमिस 2 2024 में चंद्रमा पर मानव को भेजने का एक मिशन है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। क्रिस्टीना कोच, है ना, क्रिस्टीना कोच, याद रखिएगा। क्रिस्टीना कोच एकमात्र महिला हैं जो पहली बार अंतरिक्ष में जा रही हैं, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी क्रिस्टीना कोच, है ना। रीड आइजनहावर, इसमें 4 व्यक्ति हैं, इन चारों के नाम मैं लिख देता हूं। रीड वाइसमैन,
रीड वाइसमैन। रीड वाइसमैन ये इस टीम के प्रमुख हैं। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, विक्टर ग्लोवर, और एक व्यक्ति हैं इसमें जेरेमी हैंसन, जेरेमी हैंसन, ये 4 लोग हैं। रीड वाइसमैन ये कैप्टन है। रीड वाइसमैन जो है इसमें कैप्टन है, ये बात याद रखिएगा। विक्टर ग्लोवर विशेषज्ञ हैं। विक्टर ग्लोवर मिशन के पायलट हैं, और बाकी जेरेमी हैंसन, क्रिस्टीना कोच ये विशेषज्ञ हैं। ये विशेषज्ञ हैं, ये कैप्टन है, और विक्टर ग्लोवर ये जो है ये पायलट है। विक्टर ग्लोवर जो है ये पायलट है, जेरेमी हैंसन और क्रिस्टीना कोच दोनों विशेषज्ञ हैं। रीड वाइसमैन ये कैप्टन होंगे इस मिशन के। तो चंद्रमा 2 पर, चंद्र 2 पर भेजे जाने वाला 10 दिन के लिए मिशन होगा। आर्टेमिस 2 पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण होगा। पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण। आर्टेमिस 2 पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण, पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण होगा। पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण हो रहा, ध्यान रखिएगा। और ये 2024 में होगा, ये भी याद रखिएगा। 2000 आर्टेमिस 3 जो है, आर्टेमिस 3 आर्टेमिस जो 3 है ये 2025 में होगा। और आर्टेमिस 4 ये 2027 में होगा, 2027 में। तो ध्यान रखिएगा, आर्टेमिस 4 मिशन 2027 में, आर्टेमिस 3 2025 में, 2 2024 में, और 3 आर्टेमिस 2 आर्टेमिस जो फर्स्ट जो है 2023 में। 23, 24, 25 और 27, ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, ये भी याद रखेंगे। नासा की स्थापना 1958 में हुआ। 1958 में नासा की स्थापना हुआ, और नासा का पूरा नाम NASA जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है? USA, मतलब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में कहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? मानव वन्यजीव संघर्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। मानव और वन्यजीव के बीच जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष किस प्रकार का? मानव जो है वन्य जीवों पर, वनों पर हावी होता जा रहा है, जिससे जो है अधिकतर भारत में भी घटनाएं मिलती हैं कि वनों से निकलकर तेंदुआ लोगों पर हमला कर दिया, ऐसा। तो जिस तरीके से वन्य जीवों का आवास कम होते जा रहे हैं, उस तरीके से वो शहरों और गाँवों की तरफ पलायन हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। कई बार हमें वन्य जीवों को मारना पड़ता है, वन्य जीव आदमी को मार देता है। तो इसी को कहता है मानव वन्य जीव संघर्ष, है ना। तो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया कि इन संघर्ष को कैसे रोका जाए, इस पर बात करने के लिए। तो ये हुआ ब्रिटेन में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रिटेन, या इसको कह सकते हैं यूके भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन या यूके। तो मानव वन्य जीव संघर्ष पर जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में। इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन, यूके के ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच। 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में।
इसमें 70 देशों के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें 70 देशों के अधिक 70 से अधिक देशों ने भाग लिया। अधिक देशों ने 70 से अधिक देशों ने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। इसको IUCN FAO प्लस FAO UNDP प्लस UNDP प्लस अन्य संगठनों ने मिलकर किया है, मिलकर किया। इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर IUCN, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। मानव और जीवों के बीच उद्देश्य का मानव जीव संघर्ष पर नवीनतम अंतर्दृष्टि, प्रौद्योगिकी, विधियों, विचारों, सूचनाओं की अंतर विषयक और साझा जो है विचार विकसित करने के लिए, याद रखिएगा, इस तरीके से यह चीजें स्थापित की गई हैं, है ना, याद रखिएगा। था मानव वन्य जीव संघर्ष पर ब्रिटेन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड निकिस नाम से दुनिया की पहल तरल हाइड्रोजन नौका को लॉन्च किया है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन नौका को लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा MF हाइड्रा इज द राइट आंसर। एक तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका को लॉन्च किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है ना, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड ने दुनिया की पहली नौका का सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो तरल हाइड्रोजन पर चलती है। इस जहाज का नाम MF हाइड्रा, जो हाइब्रिड है, जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करती हैं, या बैटरियों एवं तरल हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा, बैटरियों का भी प्रयोग किया गया, इसमें तरल हाइड्रोजन ईंधन का भी प्रयोग किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टेस्ट कर लिया गया है। तरल हाइड्रोजन -252.87 डिग्री सेल्सियस से 423.17 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो तरल हाइड्रोजन से चलने वाले एक जो है ना नौका का संचालन किया गया है, उसका नाम रखा गया है MF हाइड्रा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है? किस राज्य की सरकार ने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब की सरकार ने यह नोटिस जारी किया है, क्योंकि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ, है ना, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ, है ना, पकड़ने के लिए को भेष बदल बदल के अन्य अन्य जगहों पर ये घूम रहा है। पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। यू एंड क्राई नियम का सीधा अर्थ था कि यदि कोई संदिग्ध या अपराधी कुछ राहगीरों के सामने सड़क पर भाग रहा हो तो उनमें से प्रत्येक को पुलिस को उसकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या है? ह्यू एंड क्राई का मतलब है कोई संदिग्ध या अपराधी सड़क पर भाग रहा हो तो उसे पुलिस को उसे जो है पुलिस को पकड़वाने भाग रहा हो तो
प्रत्येक को पुलिस को उसकी पहचान कराने, पकड़वाने, पुलिस को उसकी पहचान कराने, पुलिस को उसकी पहचान करने में मदद के लिए चिल्लाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, है ना। ये था ह्यू एंड क्राई, चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना चाहिए। यह सामुदायिक पुलिसिंग दृष्टिकोण छोटे समुदाय में सफल रहा है। यह प्रथा भारत सहित विश्व के कुछ हिस्सों में भी ये चलती है। इस तरीके से ह्यू एंड क्राई नोटिस का उपयोग भी किया जा रहा है। आमतौर पर जनता के आक्रोश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड की 13वीं-14वीं शताब्दी में पुलिसिंग प्रणाली में हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 13वीं-14वीं सदी में, 13वीं-14वीं सदी में उत्पत्ति हुई थी इस तरीके की थ्योरी की। इंग्लैंड में उत्पत्ति हुई ह्यू एंड क्राई, है ना, याद रखिएगा यहां पे। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 और महिला एकल की खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट 2023 है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रेगेरिया मरिस्का तुनजुंग। ग्रेगेरिया मरिस्का तुनजुंग ने जीत लिया है। और इसने पीवी सिंधु को हराया, पीवी सिंधु को हराया और यह खिताब जीत लिया। पीवी सिंधु दूसरे नंबर पर रही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ग्रेगेरिया मरिस्का तुनजुंग ने पीवी सिंधु को हराकर अपना यह खिताब जीत लिया। इसमें विजेता का पुरस्कार राशि 2,10,000 US डॉलर मिलता है। विजेता को पुरस्कार 2,10,000 US डॉलर मिलता है। इनाम जो है, विजेता को पुरस्कार 2,10,000 US डॉलर इसमें पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। तो मैड्रिड जो 28 से 2 अप्रैल तक हुआ था, यह जो है मैड्रिड टूर्नामेंट जो हुआ 28 मार्च से 2 अप्रैल तक हुआ था, जिसमें ग्रेगेरिया मरिस्का ने पीवी सिंधु को पराजित करके यह खिताब जीत लिया महिला एकल वर्ग में। पुरुष एकल वर्ग में जापान के केंटा निशिमोटो ने जीत दर्ज किया। तो इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता, याद रखिएगा, खिताब जीता। महिला एकल के खिताब ग्रेगेरिया मरिस्का ने और केंटा निशिमोटो ने पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता, याद रखिएगा। इन्होंने अपने जापान, ये जापान के हैं, ये जापान के खिलाड़ी हैं, और अपने जापान के ही एक साथी खिलाड़ी को इन्होंने हराया, कांटा सुनियतमा को इन्होंने हराया, याद रखिएगा। और ये प्रश्न दोनों ही, पुरुष हो या महिला एकल हो, इन दोनों के लिए जो है दोनों परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रेगेरिया मरिस्का हैं, ये इंडोनेशिया की हैं, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु भारत की हैं, और ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के हैं। केंटा निशिमोटो ने अपने जापानी के, नाओमी ओसाका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी जापान की हैं। इस राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेडियो संगवारी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अवश्य आएगा ये। किस राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया? क्या सही जवाब हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने यह शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक अपना पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया गया, जिसका नाम है रेडियो संगवारी। मार्च के अंतिम सप्ताह में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया। है ना, भूपेश बघेल ने, सीएम
भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। और इसके साथ छत्तीसगढ़ का अपना एक लोकगीत है जो वहां का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है, ये भी पूछा है, काका जिंदा। इसका ऑडियो भी जारी किया है ना। इस स्टेशन से प्रसिद्ध लोकगीत काका जिंदा, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि कहां का लोकगीत है। काका जिंदा का ऑडियो जारी किया गया है। तो ऑडियो भी इस रेडियो स्टेशन जारी किया। तो दो बातें, रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया, और उस रेडियो स्टेशन से प्रसिद्ध वहां का जो लोकगीत है जिसका नाम है काका जिंदा का ऑडियो भी जारी किया गया। तो इस तरीके से इसको एक अपना एक नया रेडियो स्टेशन मिल गया है। डिजिटल रेडियो यह एक मंच है जहां से लुप्त होती संस्कृति और परंपराओं को पुनः जीवित करने का एक माध्यम बन सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का है रायपुर या नया रायपुर कहते हैं, और इसका नाम उन्होंने अटल नगर रखा हुआ है ना, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के बघेल हैं। यहाँ पर इंद्रावती और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और दोनों नेशनल पार्क भी है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बहसोली चित्रकारी और वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है? अभी लगभग 33 के आसपास जीआई टैग दिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का। तो यहां पर देखेंगे, एक है बसोहली चित्रकारी और एक है वुड कार्विंग, यह है लद्दाख का, और यह है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर है ना। तो ये बसोहली चित्रकारी और वुड कार्विंग इन दोनों को दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहां पर इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। भौगोलिक संकेतक जो एक विशेष क्षेत्र में कोई विशेष उत्पाद होता है जो मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी वहां हो सकता है, जिसके वजह से वह क्षेत्र जाना जाता है। तो उसको इंडिकेशन के लिए उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिसके लिए कानून 1999 में बना था। जीआई इंडिकेशन एक्ट 1999 में बनाया गया था, और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आप लोग याद जरूर रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहते हैं जीआई टैग से। 31 मार्च को देश के 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ध्यान रखेंगे, 31 मार्च को देश के 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। उसमें बसोहली चित्रकारी और वुड कार्विंग है। इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं सबका नाम उसमें होगा। जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया उनमें देखो, बसोली पश्मीना ऊनी उत्पाद कठुआ, चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी, भद्रवाहा राजमा डोडा का, मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, कल्लादी उधमपुर जम्मू कश्मीर में, सुलाई हनी रामबन, अनारदाना रामबन, ये सब जो है जम्मू कश्मीर से है ना। ये सब वहां पे दिया गया। बसोहली पेंटिंग भी है, लद्दाख वुड कार्विंग, इस तरीके से इनको दिया गया है जीआई टैग। हाल ही में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म दिवस कब मनाया गया है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी का जन्म दिवस जो मनाया गया है, ये बनाया गया है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाया गया है। इसको महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं महावीर जयंती, महावीर जयंती कहते हैं इनको, महावीर जयंती कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा महावीर जयंती से, है ना।
महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु जो हुई, मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जन्म और मृत्यु दोनों ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम था वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का जो नाम था त्रिशला। न इनको 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। रुजुपालिका नदी के तट पर पावापुरी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। महावीर स्वामी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा है, जिन, निर्ग्रंथ, है ना, कैवल्य, ये इनको कहा गया, जिन्न कहा गया। तो महावीर स्वामी से जाने का जैन धर्म के प्रवर्तक है, वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी। ये सारी बातें याद रखिएगा। महावीर स्वामी से जुड़ी हुई सारी, 4 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया गया है। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी तरीके के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। हमारे साथ सुबह 7:30 बजे जुड़िए और पूरे करंट अफेयर्स को लिखिए, इसके बारे में और जानकारियां जुटाइए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।